नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज से। कुकी और मैतेई समुदाय के संपर्क में केंद्र। उस वक्त की बड़ी खबर, कुकी और मैतेई समुदाय से 6 राउंड बातचीत। मणिपुर पर लगातार अपडेट ले रहे हैं पीएम। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, मणिपुर में दरिंदगी का वीडियो बनाने वाला गिरफ्तार। महिलाओं के साथ दरिंदगी की सीबीआई जांच होगी। मणिपुर घटना की सुनवाई दूसरे राज्य में होगी, सूत्रों के हवाले से खबर। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज, कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, अविश्वास प्रस्ताव लंबित तो विधायी कार्य कैसे। हंगामे के बीच बिल पारित कराए जा रहे हैं, जयराम रमेश ने कहा। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली में बिहार राज्यपाल ने सांसदों की बैठक बुलाई। बीजेपी समेत एनडीए दलों के सांसद शामिल हुए। जेडीयू आरजेडी ने बैठक का बहिष्कार किया। एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब 3 अगस्त को कोर्ट फैसला सुनाएगा। और छठी बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र का बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला। दोनों आरोपियों की ईडी अदालत में पेशी। आरोपी सुजीत पाटकर संजय राउत के करीबी हैं। 8वीं बड़ी खबर, जामिया पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज शुरू करेगा। केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद शुरू हो रहा है कॉलेज। खाड़ी देशों में भी कैंपस खोल सकता है जामिया। 9वीं बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में तेजस की तैनाती। बड़ी खबर है, एयरफोर्स देसी एयरक्राफ्ट की तैनाती कर सकती है। एयर मार्शल पीएम सिन्हा ने अवंतीपुरा बेस का दौरा किया। एक और बड़ी खबर आ रही है, उत्तर भारत के सबसे बड़े हथियार रैकेट का खुलासा हुआ है। पंजाब और हरियाणा में हथियारों की सप्लाई पंजाब पुलिस ने जानकारी दी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको दिखाने वाले हैं क्या है आज की हमारी कर्टन रेजर खबरें। कौन कौन सी खबरें सुर्खियों में। पहली खबर जरा ध्यान से देखिएगा। देश की सियासत में आज 2 रंग दिखे हैं, काला और लाल। दिल्ली में काला रंग कैसे मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का हथियार बना, तस्वीर देखिएगा। दूसरी खबर, राजस्थान की सियासत में लाल युद्ध हुआ है। टमाटर से लेकर लाल सिलेंडर और लाल डायरी दिन भर ट्रेंड में क्यों रही, आपको यह जरूर जानना चाहिए। तीसरी खबर, मणिपुर पर संसद में संग्राम छिड़ा है, जबकि सरकार ग्राउंड पर हिंसा कंट्रोल करने के लिए सुपर एक्टिव है। 10 एक्शन हम बताएंगे। चौथी खबर, नीतीश कुमार की गोली मार पुलिस का 40 सेकंड का वीडियो आपको आज जरूर देखना चाहिए। और 5वीं खबर, अहमदिया के नाम पर मुसलमानों को कौन बांट रहा है, बड़ी खबर जरूर देखिएगा। खबरों की सफर की शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर फिक्र आपकी में सबसे पहले आपको राजनीतिक रंगों के बारे में बता दें। आज 2 रंग सियासत में टॉप पर रहे। पहला लाल, दूसरा काला। लाल रंग राजस्थान से आया और काला रंग दिल्ली में दिखा। आज हमारी पहली खबर इसी के इर्द गिर्द है। इन रंगों के जरिए किसने निशाना बनाया, कैसी सियासत हुई, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रील जिससे पूरी खबर समझने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। लाल डायरी के पन्ने खुले। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। टमाटर लाल, डायरी लाल, सिलेंडर लाल, काला कुर्ता, सदरी काली, काली शर्ट। लाल और काला भारतीय राजनीति के 2 रंग जो दिन भर संसद से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक ट्रेंड करते रहे, जिसे ढाल बनाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरते रहे, जिसके जरिए नेता एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहे। दिल्ली में काले रंग ने सुर्खियां बटोरी। काले कपड़े में संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का हंगामा होता रहा। क्विट इंडिया ही तो राजस्थान में लाल रंग सियासी हथियार बन गया। इसी बहाने क्विट इंडिया, लूट की दुकान, झूठ का बाजार, ईस्ट इंडिया वाले पीएम के ताजा हमलों से विपक्ष घिरता रहा। क्या है 2 रंगों की ये सियासी दास्तान? ये 2 रंग सियासी विरोध और समर्थन के प्रतीक कैसे बने? फिक्र आपकी में इन रंगों की आगे की कहानी और भी दिलचस्प है। लाली देखन मैं गई, याद है आपको? दिल्ली में इंडिया अलायंस के सांसदों ने आज काले कपड़ों में प्रोटेस्ट किया। आपको यहां पर ठीक मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, काले कपड़ों में प्रोटेस्ट। विपक्षी सांसद मानसून सत्र के 5वें दिन मणिपुर हिंसा पर विरोध जताने के लिए काला कपड़ा पहनकर संसद में आए। मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की, प्रधानमंत्री के बयानों की मांग दोहराई।
किसी सांसद ने काली पैंट शर्ट पहनी थी, कोई काली सदरी पहनकर पहुंचा, कोई वहां पर काली पट्टी बांधकर आया, तो महिला सांसदों ने काली साड़ी पहनी। इन सब के बीच कुछ सांसद ऐसे भी थे जो अपने अलग अंदाज में, अलग अंदाज के कारण चर्चा में रहे। इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आपको यह भी बताएंगे कि जब कल ही विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पेश हो चुका था और स्पीकर ने उसे स्वीकार भी कर लिया था, तो आज अचानक ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट का आइडिया कहां से आया? उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की इस ब्लैक ड्रेस फाइट पर हमारी ये रिपोर्ट देखें। मणिपुर में चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। सदन में आके जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। Strong protest. There is darkness in the country, darkness in Manipur, so we should show darkness in our clothes also. काले कपड़े पहने या उजला कपड़ा पहने, बहस से क्यों भागते हैं? सब उपकरण अपना के देख रहे हैं कि किसी तरह प्रधानमंत्री जी की जुबान खोले, लेकिन जुबान है कमाल की। तो ये सब वही कोशिश हो रही है। मणिपुर चल रहा, प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। काले कपड़े पहन के आ रहे हैं तो घर में कपड़े खत्म हो गए होंगे, धुले हुए तैयार नहीं होंगे, तो आज काले कपड़े पहन के आ रहे हैं। आप क्या व्यवहार कर रहे हैं यहाँ पर? पूरा देश आपको देख रहा है। हम मणिपुर के साथ हैं और मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं पार्लियामेंट में हो, प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय हो, इसलिए आज हमने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हमने काले कपड़े पहने। काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। विपक्ष में शामिल कुछ नेता इस दौरान अलग अंदाज में दिखाई दिए। अब इन दो नेताओं की ये खास तस्वीरें देखिए। संसद के बाहर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह काले कपड़े में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे तो वो सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, लेकिन आंखों पर हमेशा की तरह सनग्लास था और सिर पर काली टोपी थी। उन्होंने अपनी तरफ से इंडिया अलायंस को समर्थन देने के लिए काली टोपी का इस्तेमाल किया। जब संजय सिंह से मिलने अखिलेश यादव पहुंचे तो वो काली सदरी में नजर आए, लेकिन उनकी पत्नी डिंपल यादव पीली साड़ी में अलग दिखी। विपक्ष के सांसदों का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट सदन के अंदर भी दिखाई दिया। विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल विपक्ष के इस आचरण से नाराज हो गए और काले कपड़े पर एक कविता के जरिए कटाक्ष कर दिया। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। फरवरी 1967 में पहली बार एक ग्रुप था ब्लैक मास्क, जिसने मार्च किया था वॉल स्ट्रीट में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर काले कपड़े पहनकर। वो पहली बार काले कपड़ों को लेकर एक प्रोटेस्ट सामने आया था 1967। एक पीस ऑफ हिस्ट्री आपको बताना जरूरी था। विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में बोल रहे थे और विपक्षी सांसद नारे लगा रहे थे। इसी बात से पीयूष गोयल नाराज हो गए। अब आपको बताते हैं कि विपक्ष को काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन का आइडिया किसने दिया और क्यों दिया। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने जानकारी दी है कि संसद में मणिपुर पर जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं था। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान देने का मामला अविश्वास प्रस्ताव के स्वीकृत हो जाने के बाद ठंडा पड़ चुका था। ऐसे में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस के सांसदों से कहा कि वो आज काले कपड़े पहनकर संसद में आए। उनकी बात पर सभी ने सहमति जताई और इसी तरह आज विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़ों में नजर आए। कांग्रेस इससे पहले भी 3 बार काले कपड़ों में सरकार का विरोध कर चुकी है। वैसे काले रंग में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत यूरोप से मानी जाती है, जबकि भारत की बात करें तो इसकी शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन के समय से होती है। उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के लिए काले कपड़ों
और झंडों का इस्तेमाल होता था। 1927 में आए साइमन कमीशन का विरोध काले झंडे दिखाकर किया गया था। देश आजाद हुआ तो 6 साल बाद 1953 में तमिलनाडु में डीएमके ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को काले झंडे दिखाए थे। उन्हें ये काले झंडे हिंदी थोपे जाने के विरोध में दिखाए गए। 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद इंदिरा गांधी जब सत्ता से बाहर हुई तो तमिलनाडु गईं, तो आपातकाल की ज्यादतियों के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए थे। उस दौरान प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 2 लोगों की मौत हुई थी, सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की सभाओं में काले रंग की अघोषित मनाही थी और पुलिस गहरी तलाशी भी लेती थी। दौर बदला, अंदाज बदला। अब झंडे, बैनर और काली पट्टी की जगह काले कपड़ों ने ले लिया और इसका इतिहास हमने आपको बताया। वैसे मैंने भी आज काला सूट पहन रखा है, लेकिन इसका प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है और लाल टाई भी है। वैसे आज संसद में इसी वार पलटवार के बीच एक ऐसी तस्वीर भी दिखी जिस पर अक्सर शांत रहने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नाराज दिखे। हंगामे के बीच उन्हें राज्यसभा में अपनी बात कहने का मौका तक नहीं मिला। इससे दुखी होकर जब वो सदन से बाहर निकले तो इंडिया अलायंस पर कूटनीतिक अंदाज में प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी आज राजस्थान के सीकर में थे, उन्होंने भी राजस्थान से ही विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या बोल रहे हैं शायद ही आपको समझ में आए। हाँ, ये जरूर समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड में इंडिया इंडिया का नारा लग रहा है और ये नारे इसी दौरान विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। मकसद यही कि सरकार को बोलने नहीं दिया जाएगा। जब विपक्ष ने इस तरह का रवैया दिखाया तो बीजेपी के सांसदों ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जवाब में मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा तो एस जयशंकर भारत की विदेश नीति की सफलता बताने सदन में खड़े हुए थे। पीएम मोदी के विदेश दौरों की कामयाबी की चर्चा करने आए थे और कहा तो वो एनडीए वर्सेस इंडिया लड़ाई देखकर दुखी हो गए, जिसके बाद उन्होंने विपक्ष पर तंज किया। बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो पूरा हो हल्ला हो रहा था और लग रहा था कि उनके मन में था कि कुछ भी सफलता हो आज कहीं भी भारत आगे बढ़े, उनको या तो उसकी आलोचना करनी चाहिए या कम से कम उसकी जो मैसेजिंग जो है देश को, उसको रोकना चाहिए। पीएम मोदी इस दौरान राजस्थान में थे और उन्होंने वहां से इंडिया अलायंस पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि आतंक पर पाप छिपाने के लिए नाम बदला, किसानों से धोखा छिपाने के लिए नाम बदला। पहले इंदिरा इज इंडिया था, अब यूपीए इज इंडिया है। इंडिया की चिंता होती तो भारत को बदनाम नहीं करते, इंडिया की चिंता होती तो गलवान पर सवाल नहीं करते। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, क्विट इंडिया, अंग्रेजों इंडिया छोड़ो। वैसे ही आज का मंत्र है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पर सिर्फ विपक्ष का इंडिया अलायंस ही नहीं था, बल्कि लाल डायरी भी थी। वही लाल डायरी जो इन दिनों राजस्थान की राजनीति में काफी ट्रेंड कर रही है, जिसके बारे में हमने आपको पहले जानकारी दी थी। पीएम मोदी आज राजस्थान के सीकर जिले में थे। यहां उन्होंने 2 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पहले वो पीएम किसान सम्मेलन में शामिल हुए। यहां उन्होंने 9 करोड़ किसानों के खातों में सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए जारी किए। इसके अलावा 12 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम किसान महासभा को संबोधित करने पहुंचे। यही अपने संबोधन में उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा उछाला और कहा कि अगर उसके पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। पहले आप पीएम का वो बयान सुनिए। अपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे।
कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। सीकर में किसान महासभा के मंच से शुरू लाल डायरी की लड़ाई आगे चलकर जैसे लाल युद्ध में तब्दील हो गई। कैसे? अब ये देखिए। सीएम गहलोत जयपुर में इंदिरा सिलेंडर स्कीम के लाभार्थियों के बीच मौजूद थे। अच्छा, वहां पर भी कुछ चीजें दी जा रही हैं, यहां पर भी कुछ चीजें प्रॉमिस की जा रही हैं। यहां उन्होंने पीएम मोदी के लाल डायरी वाले हमले के जवाब में लाल सिलेंडर, लाल टमाटर और लाल झंडी का नया जुमला उछाल दिया। असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1500 रुपये का करके मचा रखी है। लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है। लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कबूल कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है। उसके बजाय तो उनको चाहिए असलियत पे आए। लाल टमाटर लाल है और महंगाई की मार से आमदनी जो ख़त्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है। उसकी बात करते हैं भाई कैसे मैं इनको राहत दिलाऊं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है। सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। गहलोत साहब कह रहे हैं कि लाल डायरी कुछ है ही नहीं, और जिसके पास लाल डायरी है वो कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने मेरी आधी डायरी फाड़ ली। राजस्थान की उस लाल डायरी में ऐसा क्या है जो पीएम मोदी बार बार उसका नाम लेकर गहलोत सरकार पर अटैक कर रहे हैं? चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। ये लाल डायरी 24 जुलाई को उस वक्त सुर्खियों में आई जब राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा इसे विधानसभा में लेकर पहुंच गए। उन्होंने इस डायरी को लेकर जो दावा किया उसके मुताबिक लाल डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैसों के लेन देन की डिटेल है। दावा है कि लाल डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त का ब्यौरा है। गुड़ा का आरोप है कि डायरी में जुलाई 2020 में विधायकों से लेन देन के बारे में लिखा है। यह वही वक्त था जब सचिन पायलट समर्थक विधायकों के साथ गुरुग्राम चले गए थे। गुड़ा आरोप लगा रहे हैं कि डायरी में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करवाने के लिए बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त का हिसाब है। इसके अलावा गुड़ा ने डायरी को लेकर और कई दावे भी किए हैं। पीएम मोदी और सीएम गहलोत के बीच लाल युद्ध वाली जुबानी जंग से पहले ही पीएमओ और सीएम गहलोत के बीच ट्विटर वॉर सामने आया। ये ट्विटर वॉर 3 मिनट के भाषण को लेकर हुई है। 3 मिनट वाले इस सोशल मीडिया संग्राम में कौन सही है कौन गलत है, ये रिपोर्ट देखें। इस ट्विटर वॉर की शुरुआत सीएम गहलोत के ट्वीट से हुई, जिसमें उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित 3 मिनट का संबोधन कार्यक्रम से हटा दिया है, इसलिए मैं आपका भाषण के माध्यम से स्वागत नहीं कर सकूंगा। इसके बाद पीएमओ की तरफ से जवाब आया, प्रोटोकॉल के अनुसार आपको विधिवत आमंत्रित किया गया है और आपका भाषण भी निर्धारित किया गया है, लेकिन आपके कार्यालय ने कहा कि आप शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि सरकार का कार्यक्रम था। लिहाजा प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम को न्योता दिया गया था, जैसा पीएमओ ने अपने जवाब में भी कहा। पीएमओ के जवाब पर गहलोत ने कुछ लेटर अटैच करते हुए फिर ट्वीट किया, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, परंतु संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं करवाया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से भेजे गए प्रस्तावित मिनट टू मिनट कार्यक्रम में मेरा संबोधन रखा गया था। कल रात को मुझे पुनः अवगत करवाया गया कि मेरा संबोधन नहीं होगा। इसके बाद जब पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया तो कहा कि सीएम यहां आने वाले थे लेकिन पैर की चोट के चलते नहीं आ सके। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनके पैरों में कुछ तकलीफ है
आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी के बयान पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने पलटवार किया। जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को अपना अभिन्न मित्र, वरिष्ठ और बहुत ही वो बताने वाले प्रधानमंत्री जी ने आज उनका नाम हटा दिया, तो मैं समझता हूँ ये फेडरल सिस्टम के लिए कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। बहरहाल ट्विटर वॉर से शुरू हुई राजस्थान की जंग लाल युद्ध पर जाकर खत्म हुई। ये लाल युद्ध आपने देखा। बात करते हैं उस लाल युद्ध की जो हम मणिपुर में देख रहे थे, जहां पर रक्त दिखाई दे रहा था। अब चीजें पहले की अपेक्षा में पटरी पर लौट रही हैं, पहले की अपेक्षा में, लेकिन ग्राउंड जीरो पर सरकार एक्टिव दिखाई दे रही है। मणिपुर को लेकर TV9 भारतवर्ष के बाद कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मणिपुर के हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक केंद्र सरकार कुकी और मैतेई समुदाय के संपर्क में है। कुकी मैतेई समुदाय से 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। पीएम मोदी, गृह मंत्री मणिपुर पर लगातार अपडेट ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर रोज 3 बार गृह मंत्री से अपडेट ले रहे हैं। इसके अलावा भी मणिपुर के मसले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई और कदम उठाए गए हैं। इसे जानने के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी राहुल सिरा के पास, जिनके पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेलिंग है। राहुल जी, सबसे पहले मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए केंद्र सरकार क्या कोशिश कर रही है? आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, सरकार की तरफ से सबसे पहले जो दोनों समुदाय हैं, मैतेई से और कुकी, दोनों समुदाय से लगातार बातचीत की जा रही है। 6 राउंड से ज़्यादा बातचीत हो रही है। गृह मंत्री खुद इस बातचीत में सीधे इन्वॉल्व हैं और जो अभी तक के नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि दोनों ही नेताओं को, यानी दोनों समुदाय के नेताओं को एक ज्वाइंट मीटिंग के जरिए साथ लाया जा सकता है और शायद ये खबर जल्द ही सामने आ जाए। इस सब के अलावा प्रधानमंत्री खुद लगातार वॉच कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं, गृह मंत्री से बात कर रहे हैं। दिन में लगभग 2 से 3 बार उनसे बात हो रही है और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी से डायरेक्ट भी बात करके इस पूरे हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। जो अभी तक के हालात देखने को मिल रहे हैं उसमें लगभग 62% से ज़्यादा जो प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी हैं वापस लौट चुके हैं, उन्होंने काम शुरू कर दिया है। स्कूलों में उपस्थिति भी लगभग 82% तक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर कहें तो स्थितियों को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और ख़ासतौर से जो सुरक्षा बल हैं उन्होंने एक खास तरीके का जो रणनीति तैयार की गई थी, जैसे ये पूरी हिंसा सामने आई थी, बफर जोन तैयार किया है। अब ये बफर जोन जो काम कर रहा है वो इस तरीके से तैयार किया गया है कि कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में सुरक्षा बल मौजूद रहेंगे और वो इस तरीके से काम करेंगे कि इन दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति बिल्कुल ना हो पाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ज़रूर लोगों को पता होनी चाहिए देश के, वो ये कि जब ये संघर्ष शुरू हुआ था उस वक्त सुरक्षा बलों ने, असम राइफल्स ने, सेना ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था जो कि शायद अब तक सामने नहीं आ पाया। 50,000 से ज़्यादा कुकी और मैतेई समुदाय के लोग एक दूसरे की तरफ फंस गए थे। उनको बफर जोन बना करके अपने अपने इलाकों में बहुत सुरक्षित तरीके से पहुंचाया गया। 36,000 लोगों को एयरलिफ्ट करके उनके स्थानों पर पहुंचाया गया और 20,000 लोगों को उनके राज्यों में सुरक्षित इन सेना के जवानों ने, सुरक्षा बलों ने पहुंचाया। तो ये तमाम कार्य इस वक्त चल रहे हैं और लग रहा है निशांत की शायद कुछ दिनों में पॉजिटिव नतीजे सामने आ जाएं बातचीत को लेकर के भी। ये जो आप बता रहे हैं ये वो चीजें हैं जो बहुत ऐसा लग रहा है कि ऑप्टिमिज्म की ओर लेके जा रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करने का जो वीडियो सामने आया था उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए, ये बड़ी जानकारी है कि जो शख्स उस वीडियो को बना रहा था वो पकड़ा जा चुका है। जिस मोबाइल से उस वीडियो को बनाया जा रहा था वो मोबाइल अब इस समय पुलिस के पास में मौजूद है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से एक एफिडेविट वहां पर लगाया जाएगा और उसमें यह कहा जाएगा कि इस मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर की जाए और हो सकता है उसमें जिक्र हो कि असम में इसकी सुनवाई की जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को सीबीआई को भी दिया जाएगा, यानी इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। अभी तक 6 मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है मणिपुर मामले में, मणिपुर हिंसा के मामले में, और अब एक ये 7वां मामला होगा जिसकी जांच सीबीआई करेगी। तो कुल मिलाकर के ये बहुत ही शर्मनाक जो घटना थी जिसकी वजह से पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा, उसको लेकर के सरकार की तरफ से सख्त रवैया देखने को मिल रहा है और सीबीआई की जांच के बाद में तस्वीर तो साफ होगी, लेकिन कल जो एफिडेविट आएगा उसमें सरकार यही कहने वाली है, जो सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले को किसी और राज्य में, हो सकता है असम में,
ट्रांसफर किया जाए ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष सुनवाई हो सके। राहुल जी, सबके बैकड्रॉप में संसद का जो गतिरोध है वो डेडलॉक बना हुआ है, वो खत्म नहीं हो रहा है। क्या सरकार और विपक्ष के बीच इस गतिरोध को खत्म करने का कोई भी रास्ता दिख रहा है? मैं निशांत आपको इस सवाल का जवाब दूं उससे पहले मुझे लगता है कि लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि ये जो हिंसा हुई है ये क्या पहली बार हुई है। मणिपुर में जो नस्ली हिंसा है वो उसका इतिहास 1993 से है। 1993 में सबसे बड़ी हिंसा हुई थी जिसमें 350 गांव उजड़ गए थे, 750 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ये हिंसा आप समझिए कुछ महीनों में तो थोड़ी बहुत बंद हुई, लेकिन पूरी तरीके से बंद होते होते 1998 का वक्त लग गया। अब तक मणिपुर में 4 से ज्यादा ऐसी बड़ी हिंसाएं हो चुकी हैं और अभी ये हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो हमारे सामने है। ये तो तय है कि संसद में विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है, सरकार उसे एक चुनौती के तौर पर ले रही है, लेकिन सरकार ने भी हमें जो जानकारी मिल रही है बहुत तैयारी करके रखी हुई है। और जो 1993 की मैं आपको घटना बता रहा हूं, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त में राज्यसभा में एक डिबेट के लिए कहा जा रहा था, बार बार मांग की जा रही थी, लेकिन राज्यसभा में उस वक्त डिबेट नहीं हुई, चर्चा हुई और चर्चा में गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट ने आकर के बयान दिया था। तो हो सकता है कि जब ये डिबेट यानी जब ये पूरा मामला संसद में देखने को मिले, सुनाई दे, तो दोनों तरफ से अपने अपने आंकड़े जरूर देखने को मिलेंगे और शायद इस तरीके के आंकड़े आपको उस समय सुनने को मिले। तो तैयारी दोनों तरफ से है। अब ये देखिए अविश्वास प्रस्ताव पर जब डिबेट शुरू होती है तब दोनों अपने मामले जरूर सामने रखेंगे, दोनों अपने आंकड़े, दोनों इतिहास, ये तमाम चीजें सामने रखेंगे। लेकिन ये फैक्ट है कि विपक्ष के लिए एक तरफ सरकार को घेरना उतना आसान नहीं होगा जितना समझ रहे। चलिए, अविश्वास प्रस्ताव के से ही सही, लेकिन डिबेट तो एक देखने को मिलेगा, एक विमर्श तो सामने निकल कर आएगा। राहुल जी, लेकिन जो आपने चीजें बताई हैं वो काफी ज्यादा उम्मीद से भरती हैं। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। TV9 लगातार ग्राउंड रिपोर्ट पर आपको वहां से लेकर आ रहा है, एक एक डिटेल आपको दे रहा है। मणिपुर पर केंद्र सरकार एक्शन में है। उम्मीद है आने वाले दिनों में मणिपुर पूरी तरह शांत हो जाएगा। TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र शर्मा और हमारे कैमरामैन अमित बालियान इस वक्त मणिपुर में वहां लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा ने मणिपुर से 17 साल की एक लड़की लुवांगी की खबर भेजी। यह कहानी आपकी आंखों में पानी ला देगी। आपको लुवांगी की तस्वीर दिखाते हैं। वो इम्फाल में अपने परिवार के साथ रहती थी। 3 मई को मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई। 6 जुलाई को लुवांगी अचानक लापता हो गई। बाद में पता चला उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। मणिपुर की हिंसा में एक और लड़की ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए इस परिवार के दर्द को महसूस करके देखिए, आपके आंसू पलकों का दायरा तोड़ जाएंगे। इस परिवार के पास बेटी को याद करने के लिए बस उसकी कुछ यादें बची हैं। बेटी की बनाई पेंटिंग, उसकी फोटो। माता पिता जब उन्हें देखते हैं तो रोने लगते हैं। इस परिवार की 17 साल की बेटी लुवांगी मणिपुर में जारी हिंसा के बीच इनसे बिछड़ चुकी है, लेकिन इनका दर्द इतना भर नहीं है। अचानक इस परिवार के पास मर्डर का एक वायरल वीडियो आता है। हत्या का वीडियो इतना विभत्स है कि TV9 भारतवर्ष आपको नहीं दिखा रहा है। इस वीडियो में जिस लड़की का कत्ल किया जा रहा है उसके कपड़े लुवांगी से मेल खाते हैं। हालांकि अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि वीडियो में दिखने वाली लड़की इस परिवार की बेटी है। At that time, I am very disappointed. My hopeful daughter is lost by the what I say. No sympathy, unhumanitarian. They very. What I express my sentiments is very shocked because my daughter is innocent and that boy also innocent. लुवांगी और उसका दोस्त हेमंतजीत का 6 जुलाई से कोई सुराग नहीं है। जानकारी के मुताबिक जब वो दोनों बाइक पर इम्फाल से सीसीपुर की तरफ जा रहे थे, कुकी समुदाय के कुछ उपद्रवियों ने उन्हें अगवा कर लिया। आखिरी बार दोनों की तस्वीरें एक CCTV में कैद हुई।
आज तो एक छोटा सा वायरल वीडियो एक वीडियो देखा है। इसी वीडियो को देखने में सोचा है वो लड़की हमारा बेटी है, इसीलिए 100% कॉन्फिडेंस है वो वीडियो। लेकिन मेरा बेटा लड़का का पता नहीं, वो भी क्या हो गया पता नहीं। मदद के लिए दोनों परिवार पुलिस प्रशासन, कमिश्नर, डीएम के साथ मुख्यमंत्री तक से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक अपनों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। अब इस वीडियो ने उनकी परेशानी को और बढ़ा दिया है। एक सवाल है, जिन्होंने ये सब किया होगा उनके भी तो अपने बच्चे हैं, कहां चली जाती है करुणा? मणिपुर से TV9 भारतवर्ष आपको लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। अब हम आपको मणिपुर के मोरेह की एक्सक्लूसिव खबर दिखाएंगे। म्यांमार सीमा पर बसा यह इलाका 24 घंटे से हिंसा की आग में झुलस रहा है। मंगलवार को हमने दिखाया कि चुरचांदपुर में कैसे युवाओं ने अपने हाथ में हथियार उठा लिए हैं। पहरा देते ये लोग वकील और इंजीनियर हैं। बुधवार को विष्णुपुरा में हथियारों के साए में खेती की रिपोर्ट आपने देखी, और आज हम आपको मोरेह की हकीकत बताएंगे। कुछ दिनों पहले तक यहां ऐसा माहौल नहीं था, लेकिन अब वो भी सुलग उठा है। घर, दुकान, होटल, मार्केट सब कुछ आग के हवाले कर दिया गया है। जहां भी नजर जाएगी वहां आगजनी के रूप में तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इस विस्फोटक हालात में भी हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा, कैमरामैन अमित बालियान ने जान जोखिम में डालकर वहां से रिपोर्ट भेजी है। आपको जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ TV9 भारतवर्ष इकलौता चैनल है जो वहां पर मौजूद है। हिंसा और आगजनी के बाद बर्बादी की ये तस्वीरें मणिपुर के मोहरे जिले की हैं। आज TV9 भारतवर्ष की टीम इसी इलाके में पहुंची, जहां चारों तरफ सुरक्षा बल के पहरे के बावजूद दहशत का माहौल था। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में हर तरफ आगजनी और तोड़फोड़ के निशान दिखे। फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है, ये देखिए, इस पर भी यहाँ पर धावा बोला गया, इसमें भी जमकर उत्पात मचाया गया और आगजनी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर असम राइफल्स के जवान बैठे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में भी यहाँ पर जमकर तोड़फोड़ की गई है, यहाँ आगजनी की गई है। तस्वीरें मैं चाहूँगा कैमरामैन अमित कुमार आपको दिखाते रहें। ये देखिए, ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस है और इसमें देखिए किस तरीके से जमकर यहाँ तोड़फोड़ की गई, यहाँ पर बाकायदा। अभी हम यहाँ की भयावह तस्वीरें कैमरे में कैद कर ही रहे थे कि तभी फिर से घुसपैठियों ने फोर्स पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज हमारे कैमरे में भी कैद हुई और ये देखिए पीछे से गोलियां चलने की आवाज भी साफ तौर पर सुनी जा सकती है। अभी भी यहाँ पर हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मोरे, और ये देखिए जितने भी कमरे थे सभी को यहाँ पर आग के हवाले किया गया है। हालांकि इस वक्त जो जवान हैं असम राइफल के, उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। किसी भी तरीके से हिंसा पर काबू पाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और लगातार रुक रुक कर अभी भी फायरिंग की जो आवाज़ें हैं वो यहाँ पर सुनने के लिए मिल रही हैं। रुक रुक कर अभी भी यहाँ पर फायरिंग हो रही है और ये तस्वीरें आप देखिए, ये अपने आप में बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से मोरे के अंदर आगजनी की गई, उपद्रवियों के द्वारा किस तरीके से यहाँ पर आतंक मचाया गया है। मोहरे जिले में कुकी समुदाय का दबदबा है। अब तक मणिपुर का ये एरिया शांत था, लेकिन राज्य में आग ऐसी भड़की है कि ये इलाका भी हिंसा से बचा नहीं रह सका और यहाँ की तस्वीर भी अब बदल चुकी है। क्यों लोग ये नहीं समझते हैं कि 5 मिनट का आवेग में किया गया कृत्य, 5 मिनट का इंपल्सिव एक्शन 5 दशकों तक के जख्म दे जाता है। बहुत बहुत दुखद है। इसके बाद एक और खबर, और अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। बिहार में हुए गोलीकांड का वीडियो दिखाते हैं। गोलियां कल चली थीं, लेकिन वीडियो आज सामने आया। बिजली कटौती को लेकर कटिहार में हंगामा हुआ तो पुलिस ने फायरिंग कर दी थी। सबसे पहले TV9 ने आपको यह खबर दिखाई थी। 2 लोग मारे गए। प्रशासन सवालों के घेरे में एक बार फिर आता है। आज जब वीडियो सामने आया तो दिखा कि पुलिस वालों ने विरोध करने आए लोगों को सीधा टारगेट किया। पहले आप भीड़ पर हुई गोलीबारी का 40 सेकंड का यह वीडियो देखिए। इधर भी लो, इधर मार दिया रे गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। कहां? एक को मार दिया। अरे फिर से 2 को मार दिया रे। ये क्या कर रहा है? पकड़ पकड़। अरे
नहीं गोली नहीं मार कर, गोली नहीं मार सकता। आगे 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 भाग गया, सब आ गया। ये कंट्रोल करने गए या खौफ पैदा करने? पुलिस लोगों के लिए रक्षक होती है, लेकिन बुधवार को वो भक्षक बन गई। हालात बिगड़ चुके हैं, लिहाजा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जगह जगह पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। कटिहार के एसपी का दावा है कि स्थिति काबू में है। ऐसे काबू में किया जा रहा है, और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो जांच में सहयोग कर सकता है। गोली मारने के बाद सहयोग की अपेक्षा। जो घटना हुई है, किसी भी तरफ से अगर कोई गलती हुई है, प्रशासन की तरफ से हुई है, पुलिस की तरफ से हुई है, या कहीं जो असामाजिक तत्वों की तरफ से हुई है, वो किसी भी एंगल पे जो है हम लोग किसी को जो दोषी है उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। अगर असामाजिक तत्व पुलिस में ही पाए गए तो क्या करेंगे? और क्या आप इतने मासूम हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है? सोशल मीडिया पर बिहार पुलिस की तुलना जनरल डायर से हो रही है। कटिहार के बारसोई प्रखंड में जो हुआ, उसके बाद आला अधिकारियों तक हलचल मच गई है। जो 2 लोग मारे गए हैं उनकी पहचान हो चुकी है, परिवार को शव सौंपा जा चुका है, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह रिपोर्ट देखिए, लेकिन उससे पहले वो जो काले कपड़े में नजर आ रहे थे थोड़ी देर पहले आपको, क्या वो इस पर कुछ बोलेंगे? हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। यहाँ सीधे सर पे यहाँ पे लगा। बिहार के कटिहार में बिजली आंदोलन देखते ही देखते खून खराबे में बदल गया। इधर भी लो, इधर मार दिया रे, गोली मार दिया रे। पुलिस के हथियारों ने ऐसी आग उगली कि किसी की औलाद चली गई तो किसी ने अपने भाई को खो दिया। उनके अंदर गुस्सा भरा है। एम्बुलेंस में खड़ी इस महिला का सब कुछ उजड़ गया। रो रो कर उसकी आंखों के आंसू सूख गए। सब पदाधिकारी को बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, हमको इंसाफ चाहिए, हर हालत में इंसाफ चाहिए। अगर नहीं मिला इंसाफ तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। मेरा औलाद के बदले औलाद चाहिए। मोनू नाम के इस युवक का 21 साल का भाई भी इस घटना का शिकार हो गया। मोनू खुद बिजली विभाग में काम करता है और उसके भाई को भी गोली उसी के दफ्तर के पास लगी थी। यहाँ सीधे सर पे यहाँ पे लगा है, यहाँ से सीधे अंदर पीछे आकर के गोली अटक गई। देखे थे कौन गोली चलवा रहा था, इसे देखे थे? मेरा छोटा भाई कह रहा है कि पुलिस वाला ही गोली मारा है। सरकार और प्रशासन अब जांच पड़ताल की बात कर रहा है, लेकिन सवाल है कि जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, उनकी खुशियां कौन लौटाएगा? हाथ जोड़ के हमको इंसाफ चाहिए। लेकिन बिहार की गोलीमार पुलिस पर नेता शर्मिंदा होने के बजाय उसे डिफेंड करने में लगे। नीतीश सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव ने पुलिस से सवाल पूछने के बजाय प्रदर्शनकारियों को ही बदमाश बता दिया। कुछ लड़के लोग आए, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, लाठी चलाना शुरू किया, ऑफिस का गेट तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने जाके कार्रवाई की। यही घटना है। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठी चार्ज और गोली तो चलती है। मतलब ये कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब बात उस नाम और किरदार की जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहा। हम बात सनी देओल की कर रहे हैं। उनकी फिल्म गदर 2 चंद दिनों में रिलीज होने वाली है, लेकिन सनी देओल के ट्रेंड करने की वजह फिल्म नहीं बल्कि उनका बयान है। लोकसभा में गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद सनी देओल ने गदर 2 के रिलीज से पहले कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई सिर्फ राजनीति का खेल है। ऐसे में आज हम एक कहानी के जरिए सनी देओल के इस दावे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आपको 24 सेकंड में सनी देओल ने जो कहा वो सुनना चाहिए। बात कुछ ले जाने की या लेने की और देने की बात नहीं होती। बात होती है कि एक इंसानियत की होती है। ये झगड़े नहीं होने चाहिए, दोनों तरफ उतना ही प्यार है। ये सियासी खेल होता है जो ये सब नफरतें पैदा करता है, और वही आप देखेंगे इस फिल्म में भी। जनता नहीं कोई चाहती कि एक दूसरे के साथ हम झगड़े या लड़े, बिकॉज आखिर है तो सब इसी मिट्टी से। बीजेपी को दक्षिणपंथी यानी राइटिस्ट कहा जाता है। राजनीति की यह धारा पाकिस्तान का तीखा विरोध करती है।
इसीलिए बीजेपी नेता सनी देओल का यह बयान कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। लेकिन हम आपको नेता नहीं बल्कि अभिनेता सनी देओल के बयान का दूसरा पक्ष दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा सनी देओल ने गदर फिल्म में 21 साल पहले तारा सिंह के किरदार में इतिहास रच दिया था। इस फिल्म में जब उन्होंने हैंडपंप उखाड़ा था तो सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल में हजारों तालियां एक साथ गूंजी थी और पाकिस्तान में सुर्खियां बनी। अब गदर 2 के ट्रेलर में भी हैंडपंप दिख रहा है, इसमें भी वो बेहद आक्रामक दिख रहे हैं। लेकिन अब की बार इन्होंने एक नई बहस शुरू कर दी है। वो भारत पाकिस्तान के बीच नफरती माहौल का सारा दोष राजनीति के मत्थे मढ़ रहे हैं। अब सवाल है कि क्या ये सच है? चलिए आज सनी देओल के इस बयान को एक कहानी के जरिए समझते हैं जो सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास है। जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये ना तो बोल सकता है ना ही सुन सकता है। इनकी उम्र 50 के पार लगती है, लेकिन हाथ पर ओम का टैटू भी बना है। इससे इतना तो जरूर लगता है कि इस शख्स का नाम जो भी है तो अपने मुल्क का ही। और सच भी यही है कि यह हिंदुस्तान के पंजाब का रहने वाला है। हालांकि इसकी पहचान पुख्ता करने में पाकिस्तान के अधिकारियों के पसीने छूट गए जब उफनती सतलज नदी में आई बाढ़ में बहकर यह पाकिस्तान पहुंच गया। पानी में बहता देख पाकिस्तान के लोगों ने ही इसकी जिंदगी बचाई, नदी से बाहर निकाला। उस वक्त बेहोशी की हालत में था, लोगों ने इसका इलाज भी कराया। लेकिन पाकिस्तान के लोग पता करने में बार बार नाकाम हो रहे थे कि यह शख्स है किस मुल्क का, पाकिस्तान का या फिर हिंदुस्तान का। ये जहां मिला वो पाकिस्तान के कसूर जिले का गंडा सी वाला बॉर्डर है। ये इलाका पंजाब के फिरोजपुर जिले के हुसैनी वाला बॉर्डर के करीब है। पाकिस्तानी रेंजरों ने इसे अब ईदी फाउंडेशन कसूर यूनिट को सौंप दिया है। पाक रेंजरों ने फोटो और वीडियो BSF को भी दी है ताकि पहचान और पुख्ता की जा सके और इसे हिंदुस्तान वापस भेजा जा सके। दो मुल्कों के बीच की इस कहानी में भी बात इंसानियत की है, मानवता की है, जिसमें संदेश प्रेम का है, प्यार का है। लेकिन सनी देओल के बयान के बाद उनके फैंस की प्रतिक्रिया तीखी है। उनकी शिकायत है कि रियल लाइफ में सनी देओल के डायलॉग कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। फिक्र आपकी में अब बात अहमदिया मुसलमानों की, जिनके अपने ही अब उनका हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। देश में अहमदिया मुसलमानों के हक छीनने की एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश हो रही है और इसका सबूत है आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का एक फरमान, जिसमें उसने देश के अहमदिया मुसलमानों को काफिर बताया है और कहा है कि अहमदिया मुस्लिम असल में मुसलमान है ही नहीं। यानी अहमदिया मुसलमानों के प्रति अब तक जो जहरीली सोच कई इस्लामिक देशों में देखने को मिली थी, अब वो हिंदुस्तान तक पहुंच गई है। हालांकि अहमदिया मुस्लिमों के हकों पर डाका डालने की यह साजिश कामयाब हो पाएगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि आंध्र वक्फ बोर्ड ने अपने फरमान में बताया कि अहमदिया मुस्लिमों को काफिर घोषित किया जाता है। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड को ऐसा करने का कोई संवैधानिक और न्यायिक अधिकार है ही नहीं। आंध्र वक्फ बोर्ड ने कहा था कि अहमदिया मुस्लिमों को मुसलमान नहीं माना जाएगा, लेकिन केंद्र ने कहा कि अहमदिया मुसलमानों को काफिर घोषित करना गैर कानूनी है और इस देश में अहमदिया मुस्लिमों के साथ अन्याय किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र के इस दखल पर भारत के अहम मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने ऐतराज जताते हुए आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव का समर्थन किया। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि करीब 11 साल पहले साल 2012 में भी आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड ने ऐसा ही एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया गया था। हालांकि इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अदालत ने इस प्रस्ताव को अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया। बावजूद इसके आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुस्लिमों को लेकर फिर से नया फरमान जारी कर दिया है, लेकिन इस बार उसे फटकार केंद्र सरकार की ओर से लगाई गई है। अहमदिया फिरका, ये इसको हम काफिर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में बाज़ाब्ता ये कन्फर्म है, जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं सब जगह ये कन्फर्म कर दिया गया है कि ये काफिर है। तो बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड से कोशिश करके इस बात को मंजूर कराया गया कि यह मुसलमान नहीं है, ये एक जनरल किस्म का फ़िरका है अहमदी। हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो जिस धर्म की तरफ चाहे अपने आप को मंसूब करे और उसका पालन करे। बावजूद इसके बाद मुस्लिम तंजीमों और वक्फ बोर्ड की तरफ से
जमात अहमदिया मुस्लिमा के मजहबी हुकूक को छीनने की कार्रवाई की जाती है। कोई भी प्रदेश का वक्फ बोर्ड कानून जो बनाया गया है देश की संसद द्वारा, उसकी परिधि में ही काम कर सकता है। किसी भी वक्फ बोर्ड को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये अधिकार नहीं देता कि वो किसी भी व्यक्ति या समुदाय को समाज से निष्कासित करे। अब सवाल है कि आखिर दुनिया के कई इस्लामिक देशों में अहमदिया मुस्लिमों को काफिर क्यों कहा जाता है और कैसे नफरत से भरी इस सोच का प्रचार प्रसार भारत में भी किया जा रहा है। दरअसल इस्लाम धर्म में मुसलमानों की दो श्रेणियां होती हैं, जिनमें एक शिया और दूसरी सुन्नी। अहमदिया मुस्लिम सुन्नी मुसलमानों की ही एक उपजाति है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अहमदिया मुस्लिम खुद को मुस्लिम तो मानते हैं, लेकिन वो मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर नहीं मानते। वो अपने गुरु मिर्जा गुलाम अहमद को पैगंबर मोहम्मद के समकक्ष मानते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब को ही अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं। और यही बात अहमदिया मुस्लिमों को बाकी मुसलमानों से अलग करने की वजह है। फिक्र आपकी में अब बात आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर की। यूक्रेन युद्ध में रूस और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं। यही नौबत अब अफ्रीकी देश नाइजर में देखने को मिली है। ये बताने से पहले जानिए कि इस देश में आखिर क्या हुआ। नाइजर में तख्ता पलट हो गया है। सेना के ग्रुप ने राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुम को हटाकर देश के शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। नाइजर आर्मी के प्रवक्ता रहे कर्नल मेजर अमदाऊ ने नेशनल टीवी चैनल पर आकर इसका ऐलान किया। तख्ता पलट की घोषणा करते हुए अमदाऊ एक कुर्सी पर बैठे दिखाई दिए। उनके पीछे 9 सैन्य अधिकारी खड़े थे। उन्होंने विदेशी ताकतों को दखल नहीं देने की चेतावनी दी है। देश की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुम को उनके ही बॉडीगार्ड्स ने बुधवार की शाम बंधक बनाकर रखा। राष्ट्रपति बाजुम और उनका परिवार राष्ट्रपति आवास में कैद है। राष्ट्रपति कार्यालय ने दावा किया है कि देश की सेना का उन्हें समर्थन प्राप्त है, लेकिन सेना के सीनियर अधिकारियों के टीवी पर आकर तख्ता पलट के ऐलान के बाद लगता है कि सेना और राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की इसमें मिलीभगत है। राष्ट्रपति बाजुम की रिहाई के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देश के संगठन अफ्रीकी यूनियन की तरफ से लगातार राजनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाइजर के राष्ट्रपति को हर संभव मदद की बात की है। इसी बीच जानकारों की माने तो नाइजर में बिगड़े हालात के पीछे रूस और अमेरिका की तनातनी भी हो सकती है। वहां पर जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं, उनके पीछे फ्रांस का हाथ है, ऐसा भी कहा जाता है, जिनको अभी बंधक बना दिया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि तख्ता पलट के पीछे पुतिन का हाथ है। नाइजर में तख्ता पलट के बाद कर्फ्यू घोषित किया गया। देश के सभी सरकारी दफ्तरों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकारी कर्मचारियों को दफ्तरों में घुसने भी नहीं दिया जा रहा। यहां तख्ता पलट के कारण राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है। बॉडीगार्ड्स ने राष्ट्रपति बाजुम को बंधक बना लिया है। उन्हें अमेरिकी खेमे का माना जाता है। नाइजर में इस वक्त करीब 800 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिकी ड्रोन के 2 बेस भी हैं। अमेरिकी सैनिक नाइजर की सेना को ट्रेनिंग भी दे रहे थे। राष्ट्रपति बाजुम का दावा था कि उनकी सेना उनके साथ है, लेकिन बुधवार की शाम उनकी इस सोच पर उनके ही सैन्य अधिकारियों ने तख्ता पलट वाली स्ट्राइक कर दी। अब सवाल यह है कि क्या इसके पीछे रूस का हाथ है? राष्ट्रपति बाजुम को सत्ता से हटाने के बाद सेना के एक ग्रुप ने देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। इससे पहले पड़ोसी देश माली और बुर्किना फासो में भी ऐसा हो चुका है। उन दोनों देशों ने अपने यहाँ मौजूद फ्रेंच आर्मी को खदेड़ दिया था। वो दोनों देश अब रूसी सैनिकों की मदद ले रहे हैं। और नाइजर में तख्ता पलट के बाद अमेरिकी सैनिकों के साथ भी ऐसी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। अब 2 चीजों पर गौर करिए। पहली खबर तो यह कि पुतिन की 24 घंटे पहले ही अफ्रीका के देशों से मुलाकात हुई है। उनके जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई। और दूसरी खबर, सूडान के बाद नाइजर, अफ्रीका में यह हो क्या रहा है? आइए अब देखते हैं टॉप 9। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी। 15 सितंबर तक पद पर बने रहेंगे। ज्ञान वापी परिसर के एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। तब तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी।
पीएम मोदी का राजकोट दौरा, राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का गया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम भूपेंद्र पटेल मौजूद। भारत ने एयरपोर्ट से वुशु टीम को वापस बुलाया, चीन के स्टेपल वीजा का जताया कड़ा ऐतराज। भारत के दौरे पर जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हियाशी, दिल्ली में एस जयशंकर से की मुलाकात। टीवी 9 के सवाल पर विदेश मंत्रालय का जवाब, सीमा हैदर किसी कस्टडी में नहीं है, पाकिस्तानी अधिकारी कर सकते हैं सीमा से मुलाकात। दिल्ली हाई कोर्ट ने एसिड की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से किया इनकार, दिल्ली सरकार और पुलिस को नियमों की समीक्षा कर अवैध बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में 4 आरोपियों पर चलेगा हत्या का केस, रोहिणी कोर्ट ने दिया आदेश। तेलंगाना में भारी बारिश से हालात खराब, वारंगल में नदी के टापू पर फंसे लोग, एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से 6 लोगों को सुरक्षित निकाला।